पूर्वक सुने। दिखाई दे रहा है कि काफी बच्चों का पेपर है कल, है ना। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। वेदांश कल तेरा पेपर है क्या? कार्तिक का किसका पेपर है? तुम्हारा पेपर है कल? काय का? ओहो वेरी डिफिकल्ट है। चलो आरव इधर देख बेटा, आरव अमन इधर बैठ, इधर बैठ, जब से मैं आगे बैठ, आज तो बैठ, बैठती नहीं है आगे। चलो इधर आओ बच्चा, इधर देख ले बस, अब बस बस बेटा, बातें नहीं। जी, आज की क्लास का जो टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। बेटा बातें नहीं प्लीज, इसका नाम है टाइप ऑफ रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ रिएक्शन को थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे और इसको कवर करेंगे बेटा जी। इधर देखेंगे सभी, टाइप ऑफ रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको कवर करेंगे प्यारे बच्चों। सी, टाइप ऑफ रिएक्शन में मेनली मेरे पास 4 टाइप की रिएक्शन है। सबसे जो पहली वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम होता है एडिशन रिएक्शन। बस एडिशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा जी? एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सी, जो दूसरी टाइप की रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो इसका तीसरा टाइप है, उस तीसरे टाइप को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन। देखिए मैं एक बार इनकी बेसिक डेटा को एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसके बाद में सीधा सीधा मूव कर जाऊंगा इसके एग्जाम्पल पर। और ये रिएक्शन ना केवल आप लोगों को 11th में पढ़नी है, 10th में भी पढ़नी है बेटा जी, है ना। मतलब समझ रहे हो ना, 10th में पढ़ के आप लोग आए होंगे। सब्स्टिट्यूशन। और लास्टली वी हैव रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये 4 टाइप की रिएक्शन आप लोगों को बेसिकली पढ़नी है बेटा, बातें नहीं करनी, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए आज का टॉपिक ना बड़ा नहीं है। आज के टॉपिक्स में हम लोगों का जो टास्क है वो बेसिकली 3 टास्क है। सबसे पहला टास्क है कि मैं टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊं। दूसरा टास्क है कि जो एनसीईआरटी है जीओसी की, उसकी एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करा दूं आप लोगों को। एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पलर दोनों ही क्लास में आज हम लोग कवर कर लें। इनकेस फिर भी टाइम हमारे पास बचता है तो आज एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे बेटा जी। इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। दक्ष त्यागी, बहुत ध्यान से देख बेटा, समझने की कोशिश कर, सीखने की कोशिश कर। एक टॉपिक जिसका नाम है टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसके 4 पैरामीटर हैं। सबसे पहला पैरामीटर एडिशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे वर्किंग होती है इसकी, एक बार देखने, समझने, सीखने की कोशिश करें। लेट मी टॉक अबाउट द एडिशन रिएक्शन। सर आप ना ऐसे पढ़ा दीजिए कि कितने भी रिएक्शन आए हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएं। सुने भाई सभी, देखिए एडिशन रिएक्शन की एक ट्रिक है। वो ट्रिक वो है क्या है इसका ये है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो अटैक होगा वो डबल बॉन्ड का पर होगा। यहाँ डबल से मॉलिक्यूल सिंगल में कन्वर्ट हो रहा होगा, सिंगल बॉन्ड में, या फिर ट्रिपल से किस में कन्वर्ट हो रहा होगा बेटा? डबल या फिर सिंगल। बोलो लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि एडिशन रिएक्शन को पढ़ते हुए एक ही बारी में कैसे पहचाने कि रिएक्शन के अंदर एडिशन रिएक्शन इसको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, तो मेरा ऐसा सजेशन है आप इसको ऐसे पहचाने। एक ऐसी रिएक्शन जहां डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा हो सिंगल बॉन्ड में, वो सीधी सीधी एडिशन रिएक्शन होती है। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला ये CH2 है बेटा, ये डबल बॉन्ड है, और ये CH2 है। अगर तुम इस पर H2 डाल दो तो ऑब्वियस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं हम लोग मयंक। और इस रिएक्शन को मयंक किस नाम से जानेंगे? इट इज नथिंग बट द एडिशन रिएक्शन।
इसको किस नाम से जानेंगे हम लोग? एडिशन रिएक्शन के नाम से इसको जानेंगे। सर बेसिक है सर, आसान है सर। क्या केवल यही एडिशन है? नहीं, और भी एडिशन हो सकती है। मान लीजिए ये एक रिंग है, इस पर डबल बॉन्ड है। सर क्या हम लोगों को रिएजेंट अभी याद करने हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको रिएक्शन पूरी गिवन होगी और आपसे पूछेंगे इस रिएक्शन का टाइप क्या है, क्या ये एडिशन है, क्या सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, इस तरीके से पूछेंगे। व्हेन इट इज रिएक्टेड विद CCl4 प्रेजेंस देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए, ऐसी रिंग बनेगी और यहाँ भी Br आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा जी? Br ही आ जाएगा। दोनों तरफ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा Br जय। अब बहुत ध्यान से देख बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा सर क्या ये भी एडिशन है? बिल्कुल एडिशन है। देखो एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, तो एडिशन है या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल है। लेकिन एक बात और आपसे कहनी है, मान लीजिए मेरे पास ये CH3 है, ये C है और यहाँ से H है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है। बच्चा अगर मैंने इस पर HBr डाल दिया तो समझदार बच्चा ये बात जानता है कि H पॉजिटिव हो जाएगा और Br नेगेटिव हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड को ये ब्रेक कर रहा होगा तो एक तरफ प्लस बनेगा और एक तरफ क्या बनेगा? माइनस। सर प्लस कहाँ बनेगा? प्लस वहाँ बनेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, क्योंकि कार्बोकेटाइन ज़्यादा डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ प्लस बनाया होता तो इट इज़ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ बना रहा हूँ तो इट इज़ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 2 डिग्री की स्टेबिलिटी हमेशा 1 डिग्री की स्टेबिलिटी से ज़्यादा ही होती है। अब क्या होगा? अब सबसे पहले नेगेटिव ही जाएगा और इस पर अटैक करेगा और इस H+ आयन को खींचेगा। ऐसा करने से यहाँ CH3 बन जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा और फाइनली जाके ये नेगेटिव किस पर अटैक करेगा? इस पर। तो सर कंपाउंड का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो हमें बना ही आएगा, वो तो हमें माथा भी नहीं लगाना उस बात पर कि ये क्या बनेगा। लेकिन मुद्दा ये कि इस रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ डबल सिंगल में कन्वर्ट हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी एडिशन रिएक्शन। बट एडिशन के भी दो टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आप केवल अपने जीवन में एक बात ध्यान रखें, सर अगर चॉइस होगी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पहले जो अटैक करेगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में से वो H पॉजिटिव करेगा। इसीलिए जो पहला चांस जो सबसे पहली बार अटैक करता है ना, उसी के नाम पर रिएक्शन को दिया जाता है। अब अटैक तो H+ का भी हुआ और Br का भी हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का भी हुआ, न्यूक्लियोफाइल का हुआ, लेकिन जो पहले अटैक हुआ यानी कि H+ का, इसीलिए इसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये अकेला टाइप है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये रिएक्शन आप लोग आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलने वाली है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। सर अभी तक जो आपने बताया है एक बार फिर से रिपीट कर दो। तो जय बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में जब भी डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड को आप किसी भी कारण से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर पाए, या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर पाए, या ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर पाए, मतलब बॉन्ड को तोड़ना किसी भी तरीके से, तो उस केस के अंदर डबल सिंगल में हो रहा है या ट्रिपल डबल में हो रहा है, तो उस केस के अंदर हम इसको बोलते हैं कौन सी रिएक्शन है? ये एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन हो गई है? एडिशन। लेकिन प्यारे बच्चों एक रिएक्शन जिसका नाम है एलिमिनेशन, कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन। सर एलिमिनेशन इज जस्ट अपोजिट टू द एडिशन। एलिमिनेशन का मीनिंग होगा कहीं सिंगल बॉन्ड था और ये कन्वर्ट होकर डबल हो जाए, कहीं डबल बॉन्ड था ये कन्वर्ट होकर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तब इस रिएक्शन का नाम होता है एलिमिनेशन। और एडिशन रिएक्शन में कुछ बाहर नहीं निकलता, दोनों रिएजेंट आपके जाके जुड़ जाते हैं। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में निश्चित ही आपके रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट स्पीशीज से कुछ बाहर जा रहा होगा, जुड़ेगा नहीं, इवन बाहर निकलेगा। बोलो शब्द समझ में आ रहे? सर इसके एग्जाम्पल और बता दो। जैसे आप लोगों को ये बेसिक एग्जाम्पल मैंने किसी ज़माने में पढ़ा दिए थे, CH3 CH2 Cl पर अगर मैं यहाँ KOH अल्कोहलिक डालूंगा, जब मैं इस पर KOH अल्कोहलिक डालूंगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ से K पॉजिटिव ये Cl नेगेटिव, K और Cl नेगेटिव की दोस्ती हो जाएगी, KCl बाहर हो जाएगा। लेकिन जब Cl बाहर जाएगा तो इस कार्बन पर प्लस होगा और ये OH नेगेटिव इस प्लस पर अटैक करके इसके हाइड्रोजन को ले जाएगा, क्योंकि बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बेस वो होते हैं जो H+ पर अटैक करें। अल्कोहलिक बेसिक मीडियम में ये इस कार्बन के हाइड्रोजन को खींच ले जाएगा और जब ले जाएगा तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2। CS और नो? आप कहोगे बात तो बिल्कुल बेसिक है सर और आसान भी है। तो यहाँ से एल्कीन इज फॉर्म, यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास? एल्कीन इज फॉर्म। अगर ये एल्कीन बन रहा है तो निश्चित है इस रिएक्शन को
मुझे किस कैटेगरी में रखना चाहिए? एलिमिनेशन रिएक्शन में रखना चाहिए। किस कैटेगरी में रखना चाहिए इसको? एलिमिनेशन रिएक्शन कैटेगरी में रखना चाहिए। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये अल्फा पोजीशन है क्योंकि क्लोराइड के जस्ट बगल में नेक्स्ट वाली पोजीशन का नाम बीटा है। अल्फा से Cl और बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकला। ऐसा करने से बीच में डबल बॉन्ड आया। इस रिएक्शन का नाम हो गया जी एलिमिनेशन रिएक्शन। सर क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन होती है या न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन? नहीं होती, कुछ नहीं, इसको एलिमिनेशन ही बोलते हैं। आगे 12th क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। इसके 3 टाइप होते हैं, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन और E1CB एलिमिनेशन। होने को 4 भी होते हैं, EI एलिमिनेशन। लेकिन अभी आपको पढ़ना हाई एलिमिनेशन नाम की कोई रिएक्शन है। सर इसके अलावा और कोई बताना ट्रिक टूल? देखो होता ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ OH है और आपने इस पर H2SO4 डाल दिया। H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या होता है? जो पानी को खींच ले। ये अल्फा पोजीशन है, बीटा ये भी है, ये भी है, सब दोनों कॉमन ही पोजीशन है। तो बीटा से एक हाइड्रोजन को उड़ा देगा और इसको OH को उड़ा देगा। यहाँ से पानी को बाहर निकालेगा तो OH नेगेटिव गया हो तो कार्बन पे पॉजिटिव, H प्लस गया होगा कार्बन पे नेगेटिव। ऐसा करने से जो पिक्चर बन रही होगी वो कुछ ऐसी बन रही होगी। इसका मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड बिकम डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर एज ए कौन सी रिएक्शन बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं? एडिशन में सिंगल का डबल होना है, एलिमिनेशन में डबल का सिंगल होना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक है यार, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी बालक को नहीं है, आसानी से डेटा समझ में आ गया। अब सुन लो भाई, आपस में बात करने के लिए बिठाए हो क्या? शांत पूर्वक सुनो। डाउट है तो सीधा मुझसे पूछोगे, सर ये डाउट आ रहा है, इसको बता दो। बात कर लेते हैं भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सर सब्स्टिट्यूशन तो सर अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ी थी हमने। सर दुनिया भर की रिएक्शन पढ़ी है। मान लीजिए यहाँ ये CH3 और ये Cl है, इस पर तुमने KOH डाल दिया एक्वस की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में एक्वस KOH। एक्वस और अल्कोहलिक में ये अंतर होता है, अल्कोहलिक से डबल बॉन्ड बनते हैं और एक्वस से OH जाके जुड़ता है, सब्स्टिट्यूशन होता है प्रॉपर। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी CH3OH और साथ में KCl बाहर निकलेगा। इसका मैं क्या करूँ? मुझे पढ़ाने के लिए तो केवल अभी इतनी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ से OH नेगेटिव बाहर निकले, यहाँ से K पॉजिटिव बाहर निकले, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकले, यहाँ से कार्बन पॉजिटिव बाहर निकले। KCl बाहर हो गया और OH नेगेटिव ने जाकर अटैक किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? CH3OH में कन्वर्ट हो गया। इसमें कन्वर्ट हो गया बेटा जी CH3OH में। काम की बात सुनो सर, ये जो आपने बोला है अभी, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्योंकि एक गया एक आया, बात भी सही है। लेकिन ये देखो नेगेटिव ही गया था और नेगेटिव ही आया है। Cl नेगेटिव ही गया और Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव ही आया। तो इसका मतलब नेगेटिव को बोलते थे न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब एक न्यूक्लियोफाइल गया और उसकी जगह एक न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। और अब बहुत ध्यान से सुन बेटा, मैंने बोला इसका नाम क्या होगा? NSR। क्या बोलेंगे इसको? NSR। सर बीटा पोजीशन के कार्बन पे क्या लगेगा एडमिशन रिएक्शन में? बीटा पोजीशन के कार्बन पर एलिमिनेशन पर H पॉजिटिव जाएगा तो कार्बन बिकम नेगेटिव और नेगेटिव और Cl नेगेटिव गया होगा तो वो वाला कार्बन बिकम पॉजिटिव। अपोजिट चार्ज आता है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहे हैं तो आपस में डंडा। तो कुल मिला के बात ये है कि इस रिएक्शन का नाम है NSR। तो सर क्या जब NSR हो सकती है तो क्या फिर ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है? माय आंसर इज यस। कैसे? देखिए ये बेंजीन है, सुन ले। इस बेंजीन पर आप लोगों ने अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ 6 के 6 पोजीशन पर हाइड्रोजन होंगे और आपने HNO3 डाल दिया, साथ में डाल दिया H2SO4। इस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन। और इनसे जो जनरेट होने वाला कंसंट्रेटेड मीडियम में इनसे जनरेट होने वाले इलेक्ट्रोफाइल का नाम होता है NO2 पॉजिटिव। अब बहुत ध्यान से सुनो, इट इज इलेक्ट्रोफाइल नॉट न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा बेटा? सर यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा और यहाँ से ये NO2 नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा। बात सही है बिल्कुल। तो अल्टीमेटली क्या सीखे सर? इलेक्ट्रोफाइल गया और इलेक्ट्रोफाइल ही आया। तो इस रिएक्शन को हमें किस कैटेगरी में रखना चाहिए? दिस रिएक्शन कैटेगरी इज ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप लोगों को देखकर यही बताना होगा कि सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, एडिशन है। लेकिन कभी कभी उसमें भी टाइप आ जाते हैं ऑप्शंस में कि सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर आने वाला न्यूक्लियोफाइल है तो इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है तो इसी का नाम अमन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप कह रहे हो सर बात तो आपकी परफेक्ट है सर, बेसिक भी है सर, आसानी से फंडामेंटल बातें
मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, कोई समस्या नहीं है इसमें, आप कहोगे नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है मेरे पास जिसका नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसको थोड़ा कम पढ़ाया जाता है बेटा जी, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे सभी बच्चे। सर क्या एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन है? बिल्कुल है, इसलिए इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है आप लोगों के लिए। सी, एक बात आपसे कहनी है, ये जो टर्म है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये क्या है? सुनो ध्यान से सुनो। जितना भी तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े, टॉटोमेरिज्म पढ़ा, दे ऑल आर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कैसे सर? देखो ना, आपने देखो ऐसे पढ़ा हुआ था, ऐसे, और ये अगर यहाँ रेजोनेंस बना दिया तो ये ऐसे। कहने के लिए तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, लेकिन इनकी एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आने की वजह से इनका नाम कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, इनका नाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में डिफरेंस होता है। यही रीजन है कि इनको रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सर मज़ा नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, ये बेंजीन है सर। इस बेंजीन के हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, मैंने यहीं लगाया, बाकी तुम समझदार हो। यहाँ ये O है और ये C है, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3 है। अगर मैंने इसको लिखा, वहीं दूसरी तरफ मैंने एक कंपाउंड और लिख दिया, तो क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को ये बेसिक फंडामेंटल गेम समझ में आएगा? ये वाली बात ही यहीं से कन्वर्ट हुई होगी। कैसे? मैं समझाता हूँ। ये वाला H पॉजिटिव टूटा होगा और इस कार्बन को नेगेटिव करता हुआ इस ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ गया होगा। यहाँ जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव जाएगा, इसका नेगेटिव पर अटैक कर गया होगा। इसको हम लोगों ने रीअरेंजमेंट का नाम दिया। क्या नाम दिया? रीअरेंजमेंट का। आपको एक बात बताऊं, जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है उसकी एक पहचान है, मास नेवर एवर चेंज। मास चेंज नहीं होते। अगर आपको ये दे दिया और ये दे दिया तो क्या मॉलिक्यूलर मास में कोई अंतर आया? आप कहोगे नहीं आया। लेकिन सर कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऐसे होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वो एक डिफरेंट टाइप है ना, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो एक डिफरेंट टाइप है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि सर रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो आपका आंसर बेस्ट एग्जाम्पल ये है जो मैंने अभी दिया है। बेंजीन के ऊपर OCO-CH3 और पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, ऊपर पहुंचाओ, फिनॉल बनाओ, और पैरा पोजीशन पर बना दो बेटा C डबल बॉन्ड CH3। इसको हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन में काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे जी? रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। एक बात और कहनी है, सुन ले बेटा, जब A और A आपस में टूटा, ऐसा पेपर ने बताया कि ट्वाइस ऑफ A रेडिकल बना। इस क्लीवेज का नाम होता है होमोलिटिक क्लीवेज, या होमोलिसिस बोल सकते हो। वहीं अगर दूसरी तरफ कुछ कुछ ऐसा हो गया इनके जीवन में, A या B या A या A, ये जब टूटे तो एक बना प्लस तो दूसरा बना माइनस, ऐसे। तब इस क्लीवेज का जो नाम होता है, इट इज कंसिडर टू बी हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमो और हेट्रो दो ही कंडीशन है। होमो के अंदर हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं, जबकि हेट्रो के अंदर एक कैटायन बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा? ऑटोमेटिकली अनायन। एनसीईआरटी के अंदर ऐसा एक पूरा सवाल दे रखा है जहां पूछा हुआ है ये क्लीवेज बता दो, होमो या हेट्रो है, तो खत्म सवाल होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको रिएक्टेंट देखना है, आपको प्रोडक्ट देखना है। अगर आपके प्रोडक्ट में कैटायन एनायन बन रहे हैं तो निश्चित है कि वो रिएक्शन हेट्रो रही होगी। जबकि आपके रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में आपका फ्री रेडिकल डेवलप हो रहा है, तो आप समझ जाइए रिएक्शन प्रोसीड बाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बोलो गेम समझ में आ रहा है क्या? सर कितना आसान पढ़ाते हो, नोट करो स्पीड में भाई। आल्या, आरव, अमन, दक्ष, दिव्यांशा, जय, कार्तिक, केशवी, माधव, गुप्ता जी, मन्नत, नितांत, प्राचिता, ऋषभ, साक्षी, तारुष, दिशा, वैष्णवी, वरुण, वत्सल, कुणाल। करो बेटा जल्दी जल्दी। ESR और एडिशन में तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होता है। ESR में क्या होता है? पहले पढ़, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, या सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक गया एक आया, न्यूक्लियोफाइल गया न्यूक्लियोफाइल ही आया, और इलेक्ट्रोफाइल गया इलेक्ट्रोफाइल ही आया। तो जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिलेशन देख रहे हो तो ESR है, और न्यूक्लियोफाइल के साथ देख रहे हो तो यही क्या हो जाएगा? NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा वाला? बेंजीन का एक H प्लस बाहर निकला और उसकी जगह कोई NO2 प्लस आया, प्लस निकला प्लस आया। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल ही गया इलेक्ट्रोफाइल ही आया, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। किसके थ्रू हुआ? इलेक्ट्रोफाइल के। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
आखिरी वाला आगे वाली रिएक्शन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए भाई, आगे बढ़े। चलिए बस, बेटा जी अब बातें नहीं। जब तू बैठ बैठ के बस कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। अच्छा, चैलेंज तो बेचारा नहीं देगा, वो उसको उतना पता है। चले आगे। और अच्छी बात है, पढ़ा के बता देना चाहिए। चले बेटा आगे। चलो बेटा। स्कूल के पेपर हो गए तेरे? होते ही नहीं। बस, बात तो क्या ही पेपर है। शिवनादर इस मामले में बहुत बढ़िया है, परेशान नहीं करता बच्चों को, है ना। रूम में पूरा वो लगा रखा है ना, कंप्लीट अपना कैन वैन वो लगा रखे हैं ना, ऐसा कुछ मैंने सुना है। कुछ फूडी मटेरियल रखते हैं वो रूम में, नहीं क्या बोलते हैं उसको, कोई मशीन होती है ना वो। नेक्स्ट। पुण्य बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। मैराथन की बातें कर रहा है ना। चलो, इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर सुन, याद है तुझे? भूली नहीं है अभी? चल, बस 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 बेटा, बातें नहीं, अब ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क का मुझे आप लोग जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है, आपस में डिस्कस किए बिना। सुन ले। बातें करे बिना। आप लोग ट्राई करें भाई खुद से भी। लोग बातें करे बिना नहीं मानेगा।
बेटा आप बातें कर रहे हो? बेटा क्या है? बता जब सिमर, पहले वाले का क्या आंसर होगा बेटा? फर्स्ट का आंसर बताओ। फिर से पूछा तो जब सिमर है? बता बेटा। सोचिए भाई। कृतिका आप बताना, फर्स्ट वाला क्या होगा बेटा? सबसे पहले आपको ये देखना है क्या यहाँ डबल बॉन्ड था, क्या यहाँ पर सारे सिंगल हो गए? तो डबल से सिंगल बनने वाले को बोलते हैं एडिशन। अब एडिशन में भी आपके टीचर ने बताया होगा जब ये ऐसे घूमता है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आता है, और पहले माइनस इस पर अटैक करता है, इस प्लस पर। तो इसका मतलब इसका जो नाम होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नितांत समझ में आ रहा होगा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद आप बताइए जरा, ये डबल बॉन्ड से आपने डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा जी? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया है। डबल बॉन्ड से आपने किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा जी? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया है। तब फिर इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? अगेन इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। यहां जाओ, ये न्यूक्लियोफाइल गया और न्यूक्लियोफाइल ही आया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां जाइए, ये डबल बॉन्ड है भाई, अगेन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस रिएक्शन का नाम एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन अगेन ये भी ऐसे घूम के यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव पहले किस पर अटैक करेगा? पॉजिटिव पर। इसीलिए इसका नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसका नाम होने वाला है। नेक्स्ट आप बताएं, इसे तो माने बेटा। यहाँ क्या होता है? पहले नीचे वाला कर ले, पहले नीचे वाला कर ले। यहाँ बी आर है, बी आर चला गया और ओ OH भी नहीं आया, तो आपने देखना है सिंगल बॉन्ड से कहाँ जा रहा है बेटा? डबल बॉन्ड। तो इस रिएक्शन का नाम सिंपली क्या बोल सकते हो? एलिमिनेशन। एक बात बताऊं, इस एलिमिनेशन का एक और नाम होता है बाई मॉलिक्यूलर एनिमिनेशन, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक इसकी और एक इसकी, तो बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। तो ठीक है, आप एलिमिनेशन में लिखोगे तो टीचर काटेगा नहीं नंबर। यहाँ आ जाते हैं सभी। अब देखिए, यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है बच्चे को। बच्चा समझता है कि सर यहाँ H प्लस आयन और ये बी आर नेगेटिव, समझ तो जाता है कि यहाँ से पानी बाहर हो गया होगा सर, और ये बी आर नेगेटिव यहाँ लगना चाहिए था, लेकिन बी आर नेगेटिव कहाँ लगा? यहाँ लगा। इसका मतलब आपका बी आर नेगेटिव यहाँ ना लग के यहाँ लग रहा है, इसका मतलब देयर मस्ट बी रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट कैसा होगा? ये कार्बन है, 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 और ये प्लस था, इसकी डिग्री यहाँ 1 डिग्री थी। क्या कोई ऐसी मेथडोलॉजी है जो इसकी डिग्री बदल जाए? आंसर है। तो ये घूम के इसकी तरफ आ जाएगा। जब ये घूमकर इसकी तरफ आ जाता है तो ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ। तो पहले स्टेप में ये डेटा कुछ ऐसा जनरेट होता है बेटा, अब जाके फिर बी आर नेगेटिव आएंगे और इस पर अटैक करेंगे। तो देखिए कंपाउंड दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक सब्स्टिट्यूशन है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ इस रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट भी है। तो आप बोलेंगे सर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है और रीअरेंजमेंट हुई है बेटा जी इस कंपाउंड के अंदर, तो आप बोले इसको न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर लिखेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अरे पल्ले पड़ गया होगा भाई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पल्ले पड़ गया भाई। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लास्ट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
बस नोटेड है जी। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और फिर आप लोगों को क्वेश्चंस कराते हैं अच्छे अच्छे। आगे बढ़े बेटा। आलिया, आरव, अमन यादव, दिव्यांश शाह। आई थिंक एमवीएन वाले बच्चों का 16 को है केमिस्ट्री, 18 को है, 16 को है केमिस्ट्री। अब इसके बाद डायरेक्ट केमिस्ट्री है। अब बहुत सारा समय मिल गया तो पढ़ लेना। मैथ्स होगा बीच में, लेकिन फिर भी काफ़ी इनफ समय है जो मुझे लगता है, कंप्लीट कर सकते हो सारी चीज़ें। हाँ वैष्णवी, लेकिन बेटा टाइम बहुत है वैष्णवी, कवर कर लेना बच्चा अच्छे से, ठीक है। चलिए बस, बातें नहीं प्यारे बच्चों। अगली कहानी ये रही आप लोगों के सामने। सी, प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी, इधर देख ऋषभ, ऋषभ काम की बात समझ बेटा। अच्छा, अब ये समझने से पहले ना कुछ क्वेश्चंस को निपटा लेते हैं इसके, है ना, ताकि साथ के साथ ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये है हमारे पास पीओसी पीडीएफ। नहीं मैं तो नहीं देखता एक्चुअली, ये मेरी वो ना क्या बोलते हैं जीमेल, काफ़ी जगह खुली हुई है। मेरी पर्सनल जीमेल तो मेरे पास ही है, वो कहीं नहीं खुली हुई। ये तो सारी जगह। चलिए इससे कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन सा सवाल अभी जो है नहीं पढ़ना, या कौन सा सवाल आपको कवर करना है बेटा जी अभी इसमें। बेटा बातें नहीं प्लीज। क्रोमेटोग्राफी है अभी, ऐसे तो पीओसी वाला पूरा पार्ट है बेटा जी इसके अंदर, पीओसी वाला पूरा पार्ट है अभी इसके अंदर। सी, चलिए भाई अब क्वेश्चंस को कर लेते हैं, थोड़ा सा सीबीएसई की दृष्टि से देखते हुए इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं भाई। सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई, और खुद से भी ट्राई करेंगे। ऐसे नहीं कि मतलब सर करा रहे हैं तो इसका मतलब हमें ट्राई करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा मत करिएगा भैया। आप सबसे पहले देखेंगे 14th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पर है द रिएक्शन CH3CH2I combined with KOH aqueous, then there is a formation of a CH3CH2OH and release of KI। आप बताइए कौन सी रिएक्शन हो गई है? क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? नहीं, Cl नेगेटिव I नेगेटिव गया और OH नेगेटिव ही आया, तो सर ऑब्वियस है सब्स्टिट्यूशन तो है, ये एडिशन नहीं है, एलिमिनेशन नहीं है। ये कैसे पता लगा? सिंगल का सिंगल ही रहा ना, सिंगल का डबल हुआ ना डबल का सिंगल हुआ, तो सर ये दोनों तो होने से नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक है न्यूक्लियोफिलिक है कैसे पता लगाया? सर आई नेगेटिव गया, ऑब्वियस बात है इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपको ये नहीं पढ़ना बेटा, जो नहीं पढ़ना सवाल उस पर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि वो सवाल किस पर है बेटा? प्रिंसिपल टेक्निक्स पर है, राइट। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? सर कार्बोकेटाइन में ना आपने एक ट्रिक बताई थी, द वन विच इज हायर इन देयर डिग्री। जो आपको बी वाला दिखाई दे रहा है, इसकी डिग्री क्या नजर आ रही है बेटा जी? मैक्सिमम। सर हमसे ना ऐसे बना हुआ है तो हमसे ऐसे बनाना नहीं आता भैया, प्रैक्टिस करो, और कोई तरीका नहीं है। एक कार्बन लिखो, ब्रैकेट वालों को बाद में लिखते हैं हमेशा, एक कार्बन लिखो प्लस लिखो उसके ऊपर, और ब्रैकेट में 3 है तो इनके आजू बाजू 3 लिख दो बस। इसकी डिग्री 3 है, ऑब्वियस इसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी बेटा? मैक्स रहेगी। इसके बाद आपको ये वाला सवाल नहीं करना। करने का मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, ये लसाइन टेस्ट है, जब पीओसी पढ़ जाओगे उसके बाद ये खत्म लगेगा, बिल्कुल महाखत्म जिसको बोलते हैं। सी, नेक्स्ट हमारे पास आता है, इधर देख ले, नेक्स्ट हमारे पास आता है द ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस। इसके अंदर कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 की हाइब्रिडाइजेशन आप खुद देखना बेटा। ये ट्रिपल है, ये डबल है, पहले किसकी प्रायोरिटी दोगे आप? डबल को। तो यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, साफ पता लग रहा है यार ये sp2 है, ये sp3 है। वहाँ 4 सिग्मा या 3 सिग्मा 1 पाई है, तो ऑब्वियस है इट इज sp2 एंड दिस इज sp3। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ओनली। सी एस नो हो गई, बेसिक बात पढ़ा रहे हो सर। इसके बाद अब देखिए ये सारा कटना है जी। ये क्वेश्चन पीओसी का है, ये क्वेश्चन पीओसी का है, पीओसी 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 पीओसी। इसके बाद ये पूरा पीओसी है कंप्लीट बेटा, ये पूरा पेज ही पीओसी का है।
और इतने खत्म सवाल होते हैं, मतलब तुम सोच नहीं सकते। एक सिंपल फॉर्मूला, उन्हीं पर बेस्ड सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अभी मैंने 12th वाले बैच में भी पीयूसी का रिवीजन कराया है, आप चाहोगे तो उसकी भी मैं वीडियो आपको दे सकता हूँ। उसमें तो आई थिंक एक ही क्लास के या 1.5 क्लास के अंदर ही पूरा पीओसी खत्म किया, डोमास मेथड, जेल्डार मेथड, पूरा ढंग से, क्रोमोटोग्राफी वगैरह एवरीथिंग। बहुत सिंपल होता है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला भी, स्टीम डिस्टिलेशन भी, और ये भी, और ये भी। यहाँ से अब शुरू होता है गेम अपना। यहाँ से आप लोगों को लगभग 17 सवाल करने स्टार्टिंग, ऐसे समझ के चलो। सी, एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मान लीजिए अब आपके सीबीएसई के पेपर में सवाल हो चुका है और इसकी वर्थ है 2 नंबर की, ठीक है। और फिर क्या रखा है, विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडिकेट द कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इसको एक्सप्लेन करेगा? पहली बात तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हो जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड, यही पढ़ा रखा है। इसी का नाम होता था बेटा जी क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। अब इसमें 2 इफेक्ट थे, एक माइनस आई और एक प्लस आई। तो जो दे रहा होगा वो प्लस शो कर रहा है, जो ले रहा होगा वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आपको याद होना चाहिए, आपके टीचर ने ऐसा कुछ पढ़ाया था कि सी डबल बॉन्ड OS है इस तरीके से, और यहाँ अगर मैंने H प्लस दे दिया, अगर लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव। अगर आपके सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं देन इट इज प्लस सी, और अगर यही केस ऐसा होता कि कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर जाकर अटैक करता तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज माइनस सी। कुछ याद आ रहा है या बोले तो नहीं हो भैया? इसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इनको एक्सप्लेन करो, आप खुद सोचना। सर आंसर तो लिख ही रखा है कि ये वाला ज्यादा एसिडिक है, क्यों? आप देखो यार, ये वाली बात तो कॉमन है ना यार सब में, भाई ये वाली बात तो कॉमन है ना, नंबर ऑफ कार्बन और COH। तो अब जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन है, क्लोरीन। और क्लोरीन का इंडिविजुअली मुझे पता है माइनस आई इफेक्ट होता है, और आपके टीचर ने किसी जमाने में पहले ही पढ़ा दिया है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाले फैक्टर, चाहे वो माइनस आई हो या माइनस एम हो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस वाले फैक्टर, चाहे वो प्लस आई हो या फिर प्लस एम हो। कुछ शब्द समझ में आ रहे हैं बेटा जी? यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी सवाल आएगा तो आप देखेंगे कितने नंबर ऑफ माइनस, यानी कि विड्रॉलिंग ग्रुप कितने हैं। तो CS क्लोरीन इज कंसिडर एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू द मोर माइनस आई इफेक्ट, इट विल बी इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, राइट। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूं मेरे भाई, यहाँ एक CH3 CH2 है, यहाँ आप देख रहे हो आप लोग 3, यानी कि 1 बढ़ गया, यहाँ देख रहे हो आप लोग ये 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप इंक्रीज द प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट होने से एसिडिक करेक्टर घटता है। यही रीजन है कि इसका एसिडिक करेक्टर सबसे कम रहेगा, और जिसका कम है उसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। क्या शब्द समझ में आ रहा है? सर हमें लिखना नहीं आता CBSE के पेपर में, ये पूरी स्टेटमेंट ऐसी छापो और नीचे एक लाइन लिखो, एसिडिक करेक्टर इज इंक्रीजेस बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई एंड माइनस एम। नीचे बेसिक करेक्टर इज इंक्रीजेस बाय प्लस आई और प्लस एम, एंड वाइस वर्सा। अब इसके बाद क्या काम करना है, अब आपको फिर क्वेश्चन को उठाना और लिखना है, द वन विच हैज मोर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम मोर विल बी एसिडिक करेक्टर, द वन विच हैज मोर नंबर ऑफ एल्काइल करेक्टर विच हैज लेसर विल बी द एसिडिक करेक्टर, यस और नो। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें लिखनी होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी बच्चे को। 17वां सवाल हो गया। अगला सवाल देखना भाई, सभी बच्चे समझना क्या कह रहा है ये कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लीवेज यूज एरो टू शो इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। आपको बताना कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, आपको एरो शो करने हैं, पहले तो एरो शो करने। फिर कह रहा है एंड क्लासिफाई ईच एस होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस, आइडेंटिफाई रिएक्टिंग इंटरमीडिएट प्रोसीड एज फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन। ये कह रहे हैं जो रिएक्टिंग इंटरमीडिएट हो रहा होगा वो कार्बोकेटाइन बनना है या कार्बोनाइन बनना है या फ्री रेडिकल बनना है। मैं आज छोटी सी बात आपको पहले भी कह चुका था, अगर फ्री रेडिकल बने होंगे तो होमोलिटिक क्लीवेज ही होती है, और उसका एरो कैसा होता है होमोलिटिक का, सर ऐसे हाफ, ऐसे और ये ऐसे। तो मान लीजिए ऐसा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सर, नो डाउट इसका एरो ऐसे होगा, और एरो से पहले आपको ये समझना आना चाहिए कि सर ये होमो है और ये आपको दिखाई दे रहा है सर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनने, तो ऑब्वियसली इट इज हेट्रो, ये वाला भी हेट्रो और ये वाला भी हेट्रो। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ऑब्वियस बात है और बेसिक बात है सर, है ना। अब इसके बाद एरो समझ लेते हैं। सी आप खुद देखना भैया, ये ऐसे था, ऐसे ऐसे, और यहाँ डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और ये OH नेगेटिव आया और इसने इस पर अटैक किया, इस पर,
है ना, मतलब बेस की तरह इसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं किया। तो आप खुद सोचो सर यहाँ पर कौन होगा सर, एरो ही तो दिखाना है सर, यहाँ पर ना ऐसे होगा सर हाइड्रोजन, है ना। अब यहाँ पर ये CH3 जैसे था, अब ये OH नेगेटिव आया तो एरो कैसे दिखाओगे, एरो ऐसे दिखाएंगे सर, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिया होगा, तभी इसका हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया होगा, तभी ये बेस आया होगा और इसको अटैक कर गया होगा। एरो ही तो पूछ रहा है, तो आपको एरो बेसिकली कैसे दिखाना था कि सर ऐसे वाला दिखाना था। और सुनो, इस बॉन्ड पे मत दिखाओ, इस कार्बन पे दिखाओ, कार्बन का हाइड्रोजन, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। क्यों खींच लिया, क्योंकि सर जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, हाइड्रोजन से, इसने उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना शुरू किया। तुम्हें समझ में आ रहा है या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी, समझ में आ रहा है ना भाई। यहाँ जाओ, ये Br है, अब ये प्लस बना है तो ऑब्वियस है सर, एरो कैसे दिखाओगे सर, Br ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए होंगे तब ये प्लस बना होगा सर। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ सर, यहाँ कैसे बनाओगे सर, ये तो और सिंपल है सर, देखो ना ये H है ना सर, क्या हुआ होगा, ये H प्लस निकला होगा, तो H प्लस निकला होगा तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खींचे गए होंगे जी, कार्बन के द्वारा। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक होता है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, पेपर में आने की पॉसिबिलिटी लगभग 0 है, नॉट इवन CBSE। अब देखो अगला सवाल आप लोगों ने कर रखा और मुझे अच्छा लगेगा आप खुद से आंसर बताओगे। तो सी पूछा हुआ है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर्स, आर दे स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर और रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर। सी आप सीधी सी बात समझो सर, स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन से होते थे, दिया कौन से होते थे बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर वो होते हैं जहां सर ने पढ़ाया था राइट फ्रॉम CP, कुछ याद आ रहा है, मतलब रेजोनेटिंग, रिंग चेन, टोटोमर, फंक्शनल, मीजो, चेन और पोजीशन, इनको हम लोग बोलते थे बेटा क्या है, स्ट्रक्चरल। एक होता था ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल में हम लोग पढ़ते थे सिस और ट्रांसफॉर्म, ई और जेड फॉर्म, फेक और मर फॉर्म, यस और नो सक्षम। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेजोनेंस, रेजोनेंस तो रेजोनेंस होता है आप लोग जानते हो, रेजोनेंस के अंदर एटम जहां है वहीं रहेगा, केवल बदलता है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, केवल बदलता है तो डबल बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म के अंदर ये डिफरेंस है, टोटोमेरिज्म में हाइड्रोजन ही शिफ्ट हो जाता है, एटम का शिफ्टिंग होती है टोटोमेरिज्म में, लेकिन रेजोनेंस में कभी भी एटम नेवर एवर शिफ्ट, वो केवल और केवल अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव कर जाते हैं, मतलब समझ रहे हो, पोजीशन वही रहती है, डबल बॉन्ड मूव कर जाते हैं। सी अब ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है, आपसे सबसे पहले तो ये पूछा है कौन ज्योमेट्रिकल है, कौन स्ट्रक्चरल है, कौन रेजोनेटिंग है। सुनो यार साफ पता लग रहा है, ये मुझे मेटामर दिखाई दे रहा है, ये 1 ये 3, कुछ याद आ रहा है, ये 2 ये 2, मैंने बताया था बाई फंक्शनल ग्रुप के अगर सराउंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट नजर आ जाए, लेफ्ट में देखा 2, लेफ्ट में देखा 3, राइट में देखा 2, राइट में देखा 1, अगर ये डिफरेंट पोजीशन नजर आ जाए, नंबर डिफरेंट नजर आ जाए, तो बेहतरीन उसका आंसर होता था मेटामर, और मेटामर इज द कंडीशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आप इसके ना दोनों तरीके से इसको लिखें CBSE में, सर इट इज कंसिडर मेटा, ये मेटामर है, ऑल्सो इट इज इन द स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर्मेशन, यस और नो। आप कहोगे बेसिक है सर, अच्छा दूसरा देखो, भाई को भाई से जोड़ो और बीच में कोई ना आए तो वो सिस होता है, और भाई को भाई से जोड़ो और बस बीच में कोई कोई आ जाए तो उसका नाम क्या होता है बेटा जी, ट्रांस होता है। इसका मतलब इन दोनों का जो नेचर होगा इट इज नथिंग बट द जियोमेट्रिकल आइसोमर। नेक्स्ट आ जाओ, C डबल बॉन्ड OH है। अब देखो बच्चा क्या होता है, बच्चा तो कंफ्यूजिंग होता है, उसको टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस में बेसिक सेंस नहीं पता, अब वो इसका आंसर टोटोमेरिज्म अगर दे देगा तो टोटोमेरिज्म देते ही इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर में रखना पड़ जाएगा, लेकिन समझदार बच्चा इसका आंसर टोटोमेरिज्म दे ही नहीं सकता, उसको पता है कि सर एटम जहां थे वहीं पर है, अब भी केवल अंतर आया तो डबल बॉन्ड की पोजीशन में या प्लस माइनस की एटम के ऊपर। तो यहां जब क्या होता होगा मैं आपको बताता हूं, देखना यहाँ प्लस चार्ज है ना ऑक्सीजन के ऊपर, प्लस रहने दो, ऑक्सीजन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, ऑक्सीजन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, प्लस, ऊपर वाला प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, नीचे वाला प्लस मेंटेन रहा। इसीलिए ये जो स्पीसीज हो गई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए रेजोनेटिंग। रज्जो बोलो गेम समझ में आता है कि नहीं आता, सर ये बेसिक बात थी, आसान बात थी, सिंपल बात थी, इसको तो कोई भी पढ़ लेगा, हम भी पढ़ लेंगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आसान लग रहा है भाई NCERT की एक्सरसाइज करते हुए, आगे देखेंगे सभी खत्म सवाल होते हैं, देखो उड़ा उड़ा के मारोगे तुम इनको। कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इन वन ऑफ द रिएक्शन टाइप स्टडी इन दिस सेल इन दिस यूनिट। पूछा हुआ है CH3 CH2 Br और HS नेगेटिव है, तो सर HS नेगेटिव है ना, HS नेगेटिव जुड़ गया
और भैया जी Br नेगेटिव बाहर निकल गया, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ही गया, तो इसका मतलब इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ आ जाओ सर, ये डबल बॉन्ड था गोनी का और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सिंगल बॉन्ड में। अब मुझे क्या मतलब है ये सब सोचना कि ये किस में क्या हुआ, डबल अगर सिंगल में कन्वर्ट हुआ है तो ऑब्वियसली इट इज एडिशन, इट इज एडिशन, और एडिशन में HCl दे रखा है तो पक्का पहले H प्लस नहीं अटैक किया होगा, यही रीजन है कि यहां पर इसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ HCl, मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, ठीक है, इधर आओ, मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे दिखाई देता है बेटा, इसमें Cb और Lb है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, ये OH नेगेटिव है, थोड़ा देर में समझ में आएगा तुम्हें, ये OH नेगेटिव है, CH3 CH2 Br है बेटा। अब जब इसने OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन की तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये Br है, तो Br बाहर जाएगा और OH कहाँ आएगा बेटा, अंदर आएगा, तो OH जब अंदर आएगा तो बच्चा क्या सोचता है कि ये कोई सब्स्टिट्यूशन टाइप की होगी, पर होगी नहीं यार, आप सिंगल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट कर रहे हो इसको, डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट कर रहे हो, डबल बॉन्ड में। दिस इज नथिंग बट द एलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। सर इसका एलिमिनेशन में कोई टाइप है कि, हाँ आप कह सकते हो, इसको बोल सकते हो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, बस इसका नाम है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है, सर देखो क्या हुआ, देख ले, ये OH यहाँ इस कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन जो Br आया वो इस पर अटैच नहीं हुआ, वो कहाँ हुआ, इस वाले कार्बन पर अटैच्ड हुआ, इसका मतलब यहां से एक मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हुई होगी जगह, और शिफ्टिंग हुई होगी तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। भाई पल्ले पड़ रहा है नहीं पल्ले पड़ रहा, बताओ भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस। ये बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर रही होंगी। नेक्स्ट, खत्म बात पूछेंगे, अब देखना वो आपसे हंसी वाली बात पूछेंगे। आइडेंटिफाई द रिएजेंट शोन इन द बोल्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन एज ए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लॉन पेयर हो, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जनरली जिस पर प्लस चार्ज हो, एक्सेप्ट मेटल के ऊपर वाला प्लस लाइक Na पॉजिटिव, Mg+2 और Al+3 बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड इन देयर ऑर्बिटल और द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अमोनियम दैट इज NH4 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, ये भले ही पॉजिटिव है लेकिन इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को ले नहीं सकते, इसलिए दे आर नॉट कंसिडर एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन के लवर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। OH नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इट इज न्यूक्लियोफाइल, Cl नेगेटिव है ऑब्वियसली इट इज न्यूक्लियोफाइल। ये आपके पास जो कंपाउंड दिखाई दे रहा है दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोफाइल। सर बेसिक है सर, आसान है सर, सिंपल है सर, ऊपर ही जाना है भाई, सबको जाना है। देख भाई और ध्यान से देख, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा ये हम लोग काम करेंगे अभी इस पूरे को पढ़ने के बाद, सुन ले, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से जो मुझे पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगता है वो ये लगता है, जो मुझे लगता है सभी बच्चों को सीखना चाहिए। बाकी आप कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो ना बना पाओ बताओ। इस जमाने में मैंने आप लोगों को इतनी सुंदर सुंदर ट्रिक बताई है रेजोनेंस की कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा बच्चा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अटके, बस उसने क्लास रेगुलर ली हो। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कुछ बताया था मैंने, 1 का चार्ज 3 को और 3 का डबल बॉन्ड 1 को। तो पहले स्टेप में जो पिक्चर चलेगी वो कुछ ऐसी चलेगी कि यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा कुछ ऐसा, और फाइनली जाके क्या मिलेगा आपको, सर ये 1, ये 2, ये 3, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर ये 1, ये 2, ये 3, फिर ये प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर ये 1, ये 2, ये 3, फिर से प्लस ऊपर चला जाएगा। कुछ याद आ रहा है? इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझसे अभी बनवा लेना आप इसका ध्यान से। बाकी मुझे नहीं लगता कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी अच्छे बच्चे वही होंगे जो इन सब के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो मान लो तुम्हारा CBSE का पेपर है और ये चैप्टर आ रहा है, इन 5 सवालों में से एक सवाल तय है, आएगा ही आएगा। कोई पेपर बना ले, मैं बना लूँ, कोई और बना ले, कोई भी बना ले, अगर उसको इस एक्सरसाइज में से सवाल देना है तो वो सवाल उठाएगा ही उठाएगा, कोई भी उठा लेगा इनमें से, लेकिन पेपर में सवाल आपको चमकने के लिए मिल जाएगा भाई। नेक्स्ट, अब देखो इस सवाल के अंदर ना बड़ी डेप्थ छुपी होती है, कहते हैं ना NCERT बड़ी
तसल्ली से लिखी गई है, लेकिन कोई बताने वाला हो, कोई सिखाने वाला हो। सी, एक्सप्लेन वाई एल्काइल ग्रुप एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। एल्काइल ग्रुप इज कंसिडर एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन अटैच्ड टू द पाई सिस्टम। जब ये पाई सिस्टम के साथ अटैच्ड हो तो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करे। कौन बेटा, कौन बिहेव करे? अल्काइल ग्रुप। सर कैसे, समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूं। सर पाई सिस्टम क्या होता है? पाई सिस्टम इज लाइक दिस। आप जरा याद करो बात पुरानी, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बाकियों की तरह आंसर नहीं देना। बाकियों का आंसर इसमें होगा इट इज ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3। प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा पाई सिस्टम को। ये लॉजिक है, बिल्कुल ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट इज वन ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेकिन वो अधूरा है। पूरा क्या है समझ, आपको टीचर ने ये बात समझाई है कि सर यहाँ से H+ घूम जाएगा और यहाँ बन जाएगा नेगेटिव, और ये पिक्चर क्या होगी बेटा, ये नेगेटिव इधर आएगा और ये नेगेटिव इधर आएगा। कौन कह रहा रेजोनेंस? यार मैंने इसको सिखाया था नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इसका दूसरा नाम था हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर तुम ना भूले हो तो मैंने बोला था H+ इन दोनों के मीडियम के बीच में रहता है, और ऑब्वियस है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इसकी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी होता है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट, समझदार टीचर नंबर काट सकता है, क्योंकि मैं अमर है इंडिया जानता हूं, और अमर है इंडिया में जो प्रायोरिटी है, अमर है इंडिया में जो प्रायोरिटी है वो हाइपर कॉन्जुगेशन की है ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। Due to the hyperconjugation, CH3 group is considered as electron donor when it is attached to the pi system. Not only ऐसे वाला डबल बॉन्ड, it may be attached with the benzene also. Again it is considered as a जो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वाला केस। यस और नो? तो ये बहुत बेसिक हो गया सिद्धि, आसानी से बातें समझ में आ जानी चाहिए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात किसी बालक को ना हो, आसानी से डेटा क्लियर है। भाई MDPS का भी कल पेपर है क्या? काय का? केमिस्ट्री का पेपर है? कोई डाउट हो तो आप लोग बेटा जी आ सकते हैं कल, ठीक है भाई। मैं आप लोग, वैसे तो मैं मंडे ऑफ रखता हूँ, इट्स मी टाइम, लेकिन आप लोगों के लिए आ जाऊंगा भाई, ठीक है, आप लोगों के लिए आ जाऊंगा, आप जो है कर सकते हो। सी, नेक्स्ट 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 सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस वन और दिस वन इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोर स्टेबल एंड वाई? सर देखो सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी किसकी स्टेबिलिटी? नेगेटिव की। तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी इज डिफाइंड बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आप याद करो, मैंने ही पढ़ाया है, नेगेटिव को नेगेटिव स्टेबल करता है, पढ़ाया है। इसका मतलब माइनस को माइनस स्टेबल करता है, और माइनस का मतलब माइनस ग्रुप में बी माइनस आई, दैट विल बी माइनस आर। क्योंकि माइनस आर तो इसलिए नहीं, माइनस एम तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे थोड़ी ना अटैच्ड है। यस और नो? आप ये बात कह सकते हो, जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। कैसा ग्रुप होगा ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा बेटा? खींचेगा, और खींचेगा तो एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगा, मैं कहूं इसको मोर स्टेबल करेगा। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। यस और नो? आसान है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। पूछा हुआ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप विच शो द माइनस आई इफेक्ट, एंड वी नो दैट माइनस चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय द माइनस ग्रुप। ठीक है ना? इस तरीके से लिख देना। और रीजन बताऊं इसका? देखो सुनो, तसल्ली से सुनो, थोड़ा और अंदर की कॉन्सेप्चुअल बात सुन लो, सुन ले। कोई चीज माइनस है, वो स्टेबल कब होगा? जब उसको कोई प्लस दे, यानी कि वो प्लस हो। समझो, कोई चीज माइनस है, वो स्टेबल कब है? जब वो न्यूट्रलिटी की तरफ जाए। और न्यूट्रलिटी की तरफ जाने का मतलब क्या है बेटा? कि उसके ऊपर प्लस चार्ज जितना ज्यादा जनरेट होगा, अपना माइनस, अपने ऊपर होने वाला जनरेट प्लस, दोनों न्यूट्रल होकर न्यूट्रलिटी की तरफ मूव करेंगे। अगर कोई प्लस है तो वो ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब ऐसा कुछ हो कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, ताकि उसका प्लस क्या हो जाए बेटा? न्यूट्रलाइज हो जाए। अब समझो, किसी पर माइनस चार्ज है और आपने कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो विड्रॉइंग ग्रुप उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो माइनस के ऊपर कैसा चार्ज धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा? प्लस। तो प्लस माइनस आपस में न्यूट्रलिटी की तरफ मूव करने लगेगा। ये लॉजिक होता है, ठीक है? क्योंकि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आप पेपर में लिख दो कि माइनस को माइनस स्टेबल करता है, तो टीचर ऑफेंड हो सकता है, तो कह देगा कैसे, एक्सप्लेन कर। तो उस समय ये बात एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी आपको। सी, नेक्स्ट, इस सवाल का आप लोग बच्चों खुद ही आंसर देंगे। 1, 2 और 3, मैं आपको 3 मिनट का ही समय दे रहा हूं। आपको फंक्शनल ग्रुप देखने हैं इसमें।
कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है मैं आपको बता देता हूं। जीवन में कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ईस्टर, एल्कोहल, फिनॉल। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन भी आपस में फंक्शनल ग्रुप ही काउंट होते हैं, राइट। अब सोचो, समझो और इनके आंसर बताओ। 3 मिनट का समय पूरे। पता है, चले भाई, चलिए मैं बताता हूं। आ रहा, बहुत ध्यान से देख। अमन यादव, अमन यादव, पता है पहले मुझे बस, क्या पहले वाले में आपको ये एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसका नाम ईथर है? एमी का मतलब यहाँ मिथाइल है बेटा, और ओ, और यहाँ पे मिथाइल, और आजू में कार्बन की पूरी चेन है जो भी है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका ईथर। मैंने कहीं कहीं किताबों में इसको फिनोलिक ईथर भी लिखा हुआ देखा है, तो आप परेशान मत हो ना, आप ईथर लिखोगे कोई काटेगा नहीं नंबर, ठीक है। ये आ जाओ, इसका नाम होता है फिनोलिक एल्कोहल। क्या नाम है इसका? फिनोलिक एल्कोहल। सर हमने एल्कोहल लिख दिया तो कट जाएगा? कट सकता है, इसमें कट सकता है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर ओएच जो ग्रुप है बहुत फेमस है कि इसको हम लोग फिनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें केवल वही होता है, इसके साथ और भी चीजें, तो इसलिए इसको बोला गया है फिनिलिक एल्कोहल या फिनोलिक एल्कोहल। वो लोग गेम समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ, सर ऑब्वियस है सर, इसका नाम तो अमीन है सर, 1 डिग्री अमीन या अमीन। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम होता है ईस्टर, और इसका नाम होता है नाइट्रोजन। एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ, तो इसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 डिग्री अमीन। लास्ट वाला जो आपको कंपाउंड दिखाई दे रहा है बेटा, इसका नाम तो होता है नाइट्रो। क्या नाम है इसका? नाइट्रो। और इसका नाम होता है इथाइलिनिक डबल बॉन्ड। इथाइलिनिक डबल बॉन्ड। इथाइलिनिक, लिनिक का मतलब होता है जैसे एसिडिक करेक्टर को इक के नाम से जानते हैं, इथाइलिनिक डबल बॉन्ड, या आप सीधा लिख देंगे क्या बोलते हैं, हाँ इथीन डबल बॉन्ड, इथीन बोल देंगे, है ना। इथाइलिनिक डबल बॉन्ड लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा मतलब वो साउंड करेगा। सी, चले भाई आगे, बस अब सुन ले। एक होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, एक होता है कंडेंस फार्मूला। देखो कंडेंस क्या होता है पहले समझो, सुन ले भाई। ये CH3 था, ये CH2 था, ये CH2 था, ये CH3 था, इसका कंडेंस बनाओ। तो कंडेंस अपने आप में ये होता है बेटा, CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब बॉन्ड हटाने। एक होता है बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन का मतलब पहाड़ वाला फॉर्मूला, पहाड़ वाला मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4। आई बात समझ में? आपसे पूछा हुआ कोई भी एक उठा लेते हैं, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन बनाना। पेंटेन बोले तो भैया सबसे पहले 1 2 3 4 5 ऐसे बन गया, 2 पे और 2 पे और फिर 4 पे बन गया। यहां इसका बना के दिखाओ, हेक्सेन डाइअल। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना हेक्सेन डाइअल, तो पहले हेक्सेन बनाओ, 2 3 4 5 6। अब डाइअल एक कार्बन पे तो हो नहीं सकता, तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, गलती हो गई, माफ कर दो। इसमें इनका आंसर ऐसा होगा। एक पे कैसे बनाएगा दोनों फंक्शनल ग्रुप? कार्बन की वैलेंसी 6 कर देगा, नोबेल प्राइज मिलेगा सीधा। नहीं, आगे बढ़े बेटा। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? मैं कह दूं गलत है, ये तो वहां गलत है। कंपाउंड है, नाम है जेंटल क्लस्टर, लिख लो कॉपी में। फंसाना नहीं है पर किसी को पता लगे कि जाते मैडम से पूछे कार्बन की वैलेंसी, चाटे मारेगी 4, ठीक है। ये ले बेटा, इससे सीख, और तुम बता दोगे फिर। कंपाउंड का नाम है जेंटल, ZENTAL, जेंटल क्लस्टर, जेंटल क्लस्टर, जेड जेड क्लस्टर यार, क्लस्टर। देखो फालतू चीजें सीखने में कितना मजा आता है
है ना, क्या जबरदस्त पूरा प्रॉपर लिख रहे हैं कि ये तो पूछ ही देंगे। इसकी इसकी जो वैलेंसी होती है इस कंपाउंड में कार्बन की 16 होती है, लिख लो 16 वैलेंसी, 16 वैलेंसी। इस वैलेंसी को, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री बिगड़ जाती, पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाती, केमिस्ट्री फिजिक्स तबाह हो जाती, मैथ्स मुस्कुरा रहा होता, ठीक है। तो इससे बचने के लिए लोगों ने कह दिया, साइंटिस्टों ने कह दिया, दिस वैलेंसी इज कॉल्ड हाइपर वैलेंसी ऑफ कार्बन। लिख दो हाइपर वैलेंसी, मतलब आने वाले समय में कुछ चीजें और बड़ी होने वाली हैं। जेंटल क्लस्टर नाम है इसका। गूगल पे ही बहुत कम आप लोगों को मिलेगा। 2021 या 22 में इसका जो है इनोवेशन हुआ, अभी जल्दी में आ रहा है, मिल जाएगा, मिल जाएगा, कुछ पेटेंट वगैरह है। जेंटल आयन, हाँ वही चीज है। चलो बेटा, बस बातें नहीं बच्चा, अब अगला देखेंगे ऊपर। सुनो भाई, मुझे लगता है अब खत्म है यार ये, भाई अब खत्म है, ये खत्म। अब ये IUPAC मैंने बहुत पढ़ा दिया, अब मेरे बस की, समझ में आ गया। इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सुन ले, सिंगल में सिग्मा, डबल में सिग्मा पाई, ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा पाई पाई। लेकिन इधर बता आ रहा, सुन ले अब जी, सुनो ध्यान से, ये बताएगा भाई आंसर मुझे बता, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है इन दोनों के बीच में, शांत रहे। एक सिग्मा है और दो, और बात कर ले इससे। रिंग के अंदर जब भी तीसरा बॉन्ड बनेगा तो 2 सिग्मा 1 पाई होगा। आगे बात समझ में? तो ये डेटा आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो भाई। ये एक्सरसाइज का मामला यहां पर हम लोगों ने खत्म कर दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं एक NO2 का स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बना रहा हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद मैंने शीट निकाल रखी है, मैं आप लोगों को शीट दूंगा भाई, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को शीट दूंगा पूरी GOC की, ताकि आप लोग कुछ क्वेश्चंस को कवर कर पाए अभी, क्योंकि अभी टाइम है भाई आधा पौने घंटे का। आप लोग इसको देखेंगे। इस स्ट्रक्चर को एक बार मुझे बनाने दो, इसके बाद खुद से बिना देखे बनाना है सभी को। ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर मैंने बना लिया NO2। कभी भी डेटिव बॉन्ड को नहीं तोड़ना है। कौन से बॉन्ड को तोड़ना है जी? डबल को ही। ये आगे गया, यहां बना नेगेटिव, सही है बेटा, क्यों भाई? और यहां बना कौन? पॉजिटिव। अब क्या काम करना है सुन ले। अब तुझे पता है कि ये पॉजिटिव बन गया है सर, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्लस कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां। ध्यान से सुन ले, क्या होता है इस वाले मेथड में एक कमी है। 1 2 3 लिखते हैं, CBSE के टीचर उसको काट सकते हैं और बोलेंगे एरो नहीं बनाया। जबकि उनसे कोई पूछे कि सच में क्या एरो बनते हुए जा रहे होंगे, फिर क्यों लिख लें भाई? लेकिन उनकी भावनाओं को আহিत ना करें, इसलिए हमने इसको ऐसे एरो वाली फॉर्म में लिख दिया। तो यहां से आ जाएगा एन डबल बॉन्ड ऐसे, ये O, ये नेगेटिव, और यहां से डेटिव बॉन्ड O। इधर सुन ले, इसके बाद ये प्लस चार्ज दोस्त कहां आ गया? यहां आ गया। ये डेटा जैसा था वैसे रखेंगे। अब इसको घुमा देंगे इधर और इस प्लस को नीचे ले आएंगे। ऊपर वाला डेटा जैसा था वैसे ही रखेंगे, बस इस प्लस को यहाँ लाएंगे, डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, डबल बॉन्ड N ऐसे आ जाएगा, डेटिव बॉन्ड O से कोई छेड़खानी नहीं होगी और ये ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव बन रहा होगा। चलो, इसके बाद ये महाराज फिर से इधर आ जाएंगे। तो ये डेटा कैसे बनेगा बेटा? सर यहाँ से ये ऐसे ऐसे ऐसे। देखो, जो बच्चे सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, वो कितनी भी कोशिश कर ले, इस सवाल में गलती होगी उनसे। कुछ तो एक्सपीरियंस है ना, जब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ। अब फाइनली क्या होगा जी? फाइनली ये होगा सर, ये वाली पिक्चर इधर आ जाएगी, ये प्लस दोबारा से ऊपर उधर पहुंचेगा। ऐसा करते ही इधर इधर इधर, और ये नाइट्रोजन। अब देखो, जैसे यहाँ प्लस पहुंचा, प्लस नेगेटिव आपस में डंडा बन गए। आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या है ये बेटा? रेजोनेटिंग। एक होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड तो इन सबका ओवरऑल होता है। सबसे पहला काम है हाइब्रिड का ऐसे गोला बना लो। गोला बनाने के बाद जो सिंगल बॉन्ड वाली फॉर्मेशन है उनको लिखो पहले। सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया था, ठीक है, तो पार्शली नेगेटिव लिख दो। सर यहाँ पर एक में कहीं पार्शली पॉजिटिव आ गया था, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव लिख दो। और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया? यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। इसको बोला जाता है बेटा जी रेजोनेंस हाइब्रिड। थोड़ा यहाँ से भी डॉट डॉट लगा दो। रेजोनेंस हाइब्रिड शब्द समझ में आ गया। इन सभी में सबसे ज्यादा जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो यही होता है।
इसकी एनर्जी सबसे कम है, और इसकी एनर्जी और इनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी के डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। बोलो गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये डेटा बेसिक था, मेरी क्लास के सभी बच्चों ने डेटा सीखा। अब कॉपी में अपने आप से बनाओ। मैंने बोला ऐसे नहीं, वो तो डेटा बेस्ड होता है। सुनो, आप एक बार पूरी ईमानदारी से इसको नोट करो। मैंने बोला इसकी जो एनर्जी है और इन सब में जो मोस्ट स्टेबल है उसकी एनर्जी है, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ही रेजोनेंस एनर्जी होता है। वो डेटा बेस्ड होता है, डेटा पर ही पता लगेगा। एक बार जल्दी से इसको देखेंगे सभी। अभी मैंने एक पीडीएफ आपकी ऐप पर अपलोड करा दी है, ठीक है, और उसमें से देखकर आप लोग जो है क्वेश्चन कर लेंगे। पेज नंबर 11 से लेके पेज नंबर 14 तक के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अभी ट्राई करेंगे भाई सभी, ठीक है। केशवी आपके एग्ज़ाम कब से है बेटा? केशवी